नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का निर्णय लिया। एक सरकारी समिति ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए एकीकृत प्रत्यायन प्रणाली की सिफारिश की। क्वाड नेताओं की बैठक में ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क सुरक्षा पर बल दिया गया। सतत आजीविका के लिए विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां शीर्षक से रिपोर्ट जारी हुई। विश्व बैंक ने थ्राइविंग मेकिंग सिटीज ग्रीन, रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इन अ चेंजिंग क्लाइमेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। और बात होगी तेलंगाना आंध्र प्रदेश जल विवाद की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर आरबीआई से संबंधित है। आरबीआई ने 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का निर्णय लिया है। हालांकि आरबीआई 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को सर्कुलेशन से वापस ले रहा है, लेकिन इस मूल्य वर्ग के मौजूदा नोट वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर बने रहेंगे। व्यक्ति अपने पास रखे 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक किसी भी बैंक में जमा कर सकता है या उसके बदले किसी अन्य मूल्य वर्ग के नोट प्राप्त कर सकता है। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए तक की राशि ही जमा की जा सकती है या फिर बदली जा सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका किसी भी बैंक में खाता नहीं है, वो भी किसी भी बैंक शाखा में इन नोटों को जमा करके उनके बदले किसी अन्य मूल्य वर्ग का नोट प्राप्त कर सकता है। इन नोटों को बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खातों में जमा किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए अपने ग्राहक के बारे में जाने यानी केवाईसी मानदंडों या फिर अन्य कोई वैधानिक और विनियामकीय आवश्यकता संबंधी शर्तों का पालन करना पड़ेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों को क्यों वापस लिया गया है। 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोट को 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत जारी किया गया था। इन नोटों को जारी करने का मुख्य उद्देश्य 500 रुपए और 1000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने के लिए मुद्रा की आवश्यकता को तेजी से पूरा करना था। अर्थव्यवस्था में अन्य मूल्य वर्ग के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद 2018-19 में 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोट का अब आमतौर पर लेन देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। किसी मूल्य वर्ग के नोटों को अर्थव्यवस्था से बाहर करना आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी का भी हिस्सा है। ये आरबीआई की मुद्रा प्रबंधन से संबंधित कार्य है। क्लीन नोट पॉलिसी को 1999 में लाया गया था। इसका उद्देश्य जनता को बेहतर सुरक्षा प्रणाली से युक्त अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के प्रदान करना है। इस क्रम में खराब या फिर गंदे नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाता है। लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा के एक विशिष्ट सबसेट को संदर्भित करता है। इसके तहत मुद्रा की वैध भुगतान पद्धति के रूप में कानूनी मान्यता बनाए रखी जाती है। ये सीमित या असीमित स्वरूप वाली हो सकती है। भारत में सिक्के सीमित वैध मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं, जबकि करेंसी नोट असीमित वैध मुद्रा हैं। एक सरकारी समिति ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए एकीकृत प्रत्यायन प्रणाली की सिफारिश की। समिति की रिपोर्ट भारत में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के आवधिक मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी सुधार शीर्षक से जारी की गई। समिति ने रिपोर्ट में सिफारिश की है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को 2023 के अंत तक एक अम्ब्रेला प्रत्यायन और मूल्यांकन प्रणाली के दायरे में लाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित किया गया है। एनईपी 2020 में राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के माध्यम से प्रत्यायन प्रदान करने की पूर्णतः एक नई प्रणाली की परिकल्पना की गई है। एनएसी प्रस्तावित भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद के अधीन होगी। साथ ही एनएसी प्रत्यायन प्रदान करने वाले संस्थानों के एक स्वतंत्र इकोसिस्टम का पर्यवेक्षण और निरीक्षण भी करेगी। वर्तमान में शिक्षा से जुड़े संस्थानों को प्रत्यायन प्रदान करने के लिए कई एजेंसियां अस्तित्व में हैं। इनमें राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड आदि शामिल है। इस रिपोर्ट की सिफारिशों की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम, कार्यक्रम प्रत्यायन प्रणाली और संस्थान प्रत्यायन प्रणाली बहुत हद तक एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए इन्हें मिलाकर एक संयुक्त मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। एनएएसी की वर्तमान 8 पॉइंट्स ग्रेडिंग प्रणाली की जगह एक व्यवहारिक बाइनरी प्रत्यायन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। इस प्रणाली में प्रत्यायन प्राप्त या प्रत्यायन नहीं प्राप्त और प्रत्यायन की प्रतीक्षा में ये 2 श्रेणियां शामिल होंगी। प्रत्यायन नहीं प्राप्त की अगर हम बात करें तो ये उन संस्थानों के लिए है जो प्रत्यायन प्राप्त
करने के मानकों से बहुत नीचे हैं। और दूसरा है मान्यता की प्रतीक्षा में। वे ऐसे संस्थान हैं जो प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानकों या प्रत्यायन प्राप्त करने के करीब हैं। रिपोर्ट में वन साइज फिट ऑल के वर्तमान मॉडल के स्थान पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रकृति या विजन के आधार पर 6 श्रेणियां बनाने का सुझाव दिया गया है, जिसमें पहली श्रेणी है बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान गहन संस्थान, दूसरा है अनुसंधान गहन संस्थान, तीसरा है शिक्षण गहन संस्थान, चौथा है विशिष्ट विषयों पर केंद्रित संकाय संस्थान, पांचवा है व्यवसायिक और कौशल गहन संस्थान और छठा है सामुदायिक संलग्न और सेवा विरासत संस्थान। शैक्षिक क्षेत्र में अगर हम भारत की बात करें तो इसमें और भी कई सुर्खियां सामने आई हैं। जैसे सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने ग्लोबल 2023 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 2000 से ज्यादा विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई। विश्वविद्यालयों की रैंकिंग 4 कारकों पर आधारित है। शिक्षा की गुणवत्ता को 25% वेटेज दी गई, नियोजन क्षमता को 25%, प्राध्यापकों की गुणवत्ता को 10% और अनुसंधान में प्रदर्शन को 40% वेटेज प्रदान किया गया। इसमें अगर हम भारत के प्रदर्शन की बात करें तो इस रैंकिंग में भारत के 64 विश्वविद्यालय शामिल हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी IIMA 419वें स्थान पर है। ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान है। एशिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। क्वाड नेताओं की बैठक में ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क सुरक्षा पर बल दिया गया। क्वाड देश के नेताओं की बैठक हिरोशिमा में आयोजित की गई। इस बैठक में क्वाड देशों ने ओपन रैन के लिए सुरक्षा संबंधी आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। रैन यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क, इसकी शुरुआत प्रशांत क्षेत्र में स्थित पलाऊ से की गई है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क पहल की अगर हम बात करें तो इससे काफी लाभ होंगे। ये पहल पलाऊ के राष्ट्रीय मोबाइल नेटवर्किंग का आधुनिकीकरण करेगी, स्थानीय हितधारकों के साथ साझेदारी में ओपन रैन प्रणाली स्थापित करेगी और ओपन रैन के सतत संचालन में मदद करेगी। इसके अलावा ओपन रैन सिक्योरिटी भी जारी की गई है। ये रिपोर्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर विकसित करने के क्रम में ओपन रैन का उपयोग करने से जुड़ी साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को रेखांकित करती है। रैन उपयोगकर्ताओं को रेडियो तरंगों के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करता है। ये वेब पर सभी प्रमुख एप्लीकेशंस के उपयोग के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करता है। वर्तमान रैन तकनीक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदान की जाती है, इसलिए इसकी अलग अलग इकाइयों के लिए वेंडर्स को एक साथ लाना कठिन कार्य है। ओपन रैन की अवधारणा ऑपरेटर्स को अलग अलग वेंडर्स से प्राप्त घटकों को एक साथ लाने और उन्हें मिलाने की सुविधा प्रदान करने पर आधारित है। ओपन रैन एक बहु आपूर्तिकर्ता रैन समाधान तैयार करेगा। यह समाधान ओपन इंटरफेस से युक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग करने में योगदान देगा। ओपन रैन के और भी कई लाभ हैं। ये इंटेलिजेंट और प्रोग्राम योग्य नेटवर्क प्रदान करता है। इसका स्वामित्व हासिल करने की कुल लागत कम है। ये स्वचालित और प्रबंधन योग्य है। ओपन रैन की स्थापना और सेवा शुरू करने में काफी कम समय लगता है। ये नवाचार को तेजी से स्वीकार करता है। ये वेंडर्स में विविधता लाता है। ये रेडियो नेटवर्क में डेटा सेंटर अर्थशास्त्र को शामिल करता है। सतत आजीविका के लिए विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद तथा विलग्रो इनोवेशन फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में कई तथ्यों पर बल दिया गया है, जैसे कि वर्तमान में भारत में DRE यानी कि विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित 12 प्रमुख प्रौद्योगिकियां प्रयोग में लाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए उच्च क्षमता वाले सिंचाई पंपों के साथ साथ माइक्रो पंप, सिल्क रीलिंग मशीन, ड्रायर, चरखा आदि। इसके अलावा ये DRE प्रौद्योगिकियां भारत के कृषि और वस्त्र क्षेत्र में 37 मिलियन लोगों की आजीविका में सकारात्मक सुधार ला सकती हैं। DRE प्रौद्योगिकियों द्वारा आजीविकाओं को सर्वाधिक प्रभावित करने का अवसर उत्तर प्रदेश में है और इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। DRE एक ऐसी प्रणाली है जो बिजली का स्थानीय तरीके से उत्पादन, संग्रहण और वितरण करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करती है। भारत में DRE प्रौद्योगिकियों की बाजार क्षमता का मूल्य लगभग 4 लाख करोड़ रुपए है। DRE को बढ़ावा देने की जरूरत क्यों है? दरअसल विकेंद्रीकृत नवीनीकरण ऊर्जा विकल्पों द्वारा संचालित ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियां जलवायु संबंधी कार्रवाइयों को बढ़ावा दे सकती हैं। इसके साथ ही ये भारत के 60 मिलियन से ज्यादा सूक्ष्म उद्यमों की आय और उनके लचीलेपन में वृद्धि कर सकती हैं। DRE विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में डीजल पर आजीविका की निर्भरता को कम कर सकती है। साथ ही ये ग्रिड आपूर्ति के पूरक के रूप में कार्य करती है। आजीविका संबंधी गतिविधियों में DRE के उपयोग से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
हालांकि अगर हम वैसे देखें तो डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी को प्राप्त करने में कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी आधारित दोषों को दूर करने के लिए निर्माताओं के साथ सीधे संपर्क की कमी है। इसमें पूंजी की ज्यादा जरूरत होती है, अतः अंतिम उपयोगकर्ता और उद्यमों के लिए इसका वित्त पोषण करना कठिन हो सकता है। और इसमें आगे की राह ये हो सकती है कि ग्रिड को विद्युत आपूर्ति से जुड़ी तकनीकी और कानूनी बाधाओं को कम करने की जरूरत है और कुशल श्रम शक्ति का सृजन करने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान देना होगा। अगला टॉपिक है विश्व बैंक से संबंधित। विश्व बैंक ने थ्राइविंग मेकिंग सिटीज ग्रीन रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव इन अ चेंजिंग क्लाइमेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में वैश्विक जलवायु चुनौती से निपटने में शहरों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में कुछ तथ्यों को रेखांकित किया गया है, जैसे कि शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या 1970 से 2022 के बीच 1.19 बिलियन से बढ़कर 4.46 बिलियन हो गई है। शहर वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 70% के लिए जिम्मेदार हैं। प्रति व्यक्ति आधार पर उच्च और उच्च मध्यम आय वाले देशों के शहरों में जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज्यादा है। इसके विपरीत निम्न आय वाले देश के शहरों में CO2 का उत्सर्जन बहुत कम है। उत्तरी अमेरिका के शहर प्रति व्यक्ति सर्वाधिक उत्सर्जन करते हैं, जबकि उप सहारा अफ्रीका के शहर औसतन सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करते हैं। वैश्विक शहरी CO2 उत्सर्जन में निम्न आय वाले देशों के शहरों की हिस्सेदारी केवल 14% है। शहरों को हरा भरा बनाने में कई चुनौतियां भी हैं। शहरों में ज्यादातर गर्मी और सूखे जैसी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ती जा रही है। वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि से तटीय शहरों के लिए बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। शहरीकरण के खंडित, असंबद्ध और बिखरे हुए पैटर्न हैं। इसीलिए रिपोर्ट में इन सब को देखते हुए कई सिफारिशें की गई, जैसे कि एकीकृत हरित शहरी योजना निर्माण रणनीतियों को अपनाया जाना चाहिए। ये रणनीतियां ग्रीन स्पेस और संधारणीय अवसंरचना में निवेश सहित परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान करती हैं। कृषि उत्पादकता में वृद्धि और खाद्य की हानि एवं बर्बादी को कम करके शहरों के क्षैतिज विस्तार के प्रभावों को कम किया जा सकता है। और आइए अब बात करते हैं तेलंगाना आंध्र प्रदेश जल विवाद के बारे में। वर्ष 2014 में हुए आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के 9 साल के बाद भी दोनों राज्यों के बीच कृष्णा बेसिन के जल के बंटवारे से जुड़े विवाद अनसुलझे हैं। वर्ष 1969 में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया। कृष्णा जल विवाद अधिकरण 1 ने कृष्णा नदी के 2060 मिलियन घन फीट जल को 75% निर्भरता के आधार पर 3 राज्यों में बांटा था। जल विभाजन के मुताबिक महाराष्ट्र के लिए 560 TMC, कर्नाटक के लिए 700 TMC और आंध्र प्रदेश के लिए 800 मिलियन घन फीट निर्धारित किया गया था। राज्यों के बीच विवाद बढ़ने पर 2004 में कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल सेकंड गठित किया गया। इसने कृष्णा नदी के जल का आवंटन 65% निर्भरता और अधिशेष प्रवाह आधार पर किया था। महाराष्ट्र के लिए 81 TMC, कर्नाटक के लिए 177 TMC और आंध्र प्रदेश के लिए 190 TMC। वर्ष 2014 में तेलंगाना के एक अलग राज्य के रूप में गठन के बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना को KWDT में एक अलग पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए कह रहा है। इस मांग के तहत कृष्णा नदी के जल का आवंटन 3 की बजाय 4 राज्यों के बीच किया जाना चाहिए। जल से संबंधित और भी कई संवैधानिक प्रावधान हैं, जैसे राज्य सूची की अगर हम बात करें तो राज्य सूची की प्रविष्टि 17 जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें और जल निकासी के लिए जिम्मेदार है। वहीं संघ सूची की प्रविष्टि 56 अंतर्राष्ट्रीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन एवं विकास के लिए संदर्भित है। इसके अलावा 262 अनुच्छेद की बात करें तो ये अंतर्राज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय करने के लिए है। अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 को अधिनियमित किया है। आपको बता दें कि कृष्णा पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है। ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जीरो वेस्ट के लिए वन स्टॉप सेंटर। सरकार रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज नामक वन स्टॉप सेंटर लॉन्च करने जा रही है। इन सेंटर्स पर नागरिक, वाणिज्यिक उद्यम आदि अपने अप्रयुक्त या उपयोग की जा चुकी प्लास्टिक की वस्तुओं, कपड़े, जूते, किताब और खिलौनों को जमा करा सकेंगे। इस तरह से ये सेंटर्स वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेंगे। इन वस्तुओं को अलग अलग हितधारकों के पास भेजा जाएगा। हितधारकों द्वारा इन वस्तुओं को फिर से उपयोग करने के लिए नवीनीकृत किया जाएगा या इनसे नए उत्पाद बनाए जाएंगे। इससे चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इन RRR केंद्रों को केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत एक राष्ट्रव्यापी अभियान मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा।
जन जैव विविधता रजिस्टर। पीबीआर को अपडेट और सत्यापित करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान को गोवा में आरंभ किया गया है। पीबीआर यानी कि जन जैव विविधता रजिस्टर में जैव विविधता से संबंधित रिकॉर्ड होते हैं। इन रिकॉर्ड्स में पर्यावासों, घरेलू मवेशियों, प्राणियों की नस्लों और सूक्ष्म जीवों के संरक्षण तथा संबंधित क्षेत्र की विविधता से संबद्ध जानकारियां शामिल होती हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं। इनका उद्देश्य देश भर में स्थानीय निकायों द्वारा जैविक विविधता के संरक्षण, संधारणीय उपयोग करने और उनके दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देना है। बीएमसी को स्थानीय समुदायों के परामर्श से पीबीआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। हरित पोत परिवहन या ग्रीन शिपिंग। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने हरित पोत परिवहन और बंदरगाहों के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में शामिल हैं हरित पोत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 30% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नदी और समुद्री क्रूज की सुविधा और निगरानी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित किया जाएगा। कुछ बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब और स्मार्ट बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा। हरित पोत परिवहन की अगर हम बात करें तो इसके तहत पोत या जलयानों के माध्यम से यात्री और वस्तुओं के परिवहन के लिए संसाधनों और ऊर्जा के उपयोग में कमी करने पर ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों और जलयानों द्वारा उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों से वैश्विक पर्यावरण का संरक्षण करना है। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और असम सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में पीडब्ल्यूएस के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया है। यह अभयारण्य असम में स्थित है। गरंगाबील इसकी दक्षिणी सीमा और ब्रह्मपुत्र नदी उत्तरी सीमा बनाती है। इसे 1987 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो हैं तेंदुआ, एशियाई जल भैंस, वन्य बिल्लियां, फ्लाइंग फॉक्स, जंगली सुअर, फिशिंग कैट, छोटी नाक वाला फलाहारी चमगादड़ आदि। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के अंदर आपस में लड़ने की वजह से एक गेंडे की मौत हो गई है। ये असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट के निकट स्थित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां धनसिरी और पचनोई इस उद्यान को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। इसे 1985 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसे 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था और बाद में 2016 में इसे देश के 49वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसे मिनी काजीरंगा के रूप में भी माना जाता है, जहां एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। इसमें जीव जंतुओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पिग्मी हॉग, बाघ, हाथी, हॉग डियर, जंगली सुअर और सिवेट कैट आदि हैं। माउंट एटना। हाल ही में इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। माउंट एटना भूमध्य सागर में स्थित सबसे ऊंचा द्वीपीय पर्वत है। ये दुनिया का सबसे सक्रिय स्ट्रैटोवोल्केनो है। ये यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। ये इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है। ये अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी सीमा के ऊपर स्थित है। ई सिगरेट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के सख्त कार्यान्वयन के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। यह अधिनियम ई सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या ई सिगरेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये बैटरी से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसमें किसी पदार्थ को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है और श्वास के जरिए शरीर के अंदर लिया जाता है। ये पदार्थ निकोटिन युक्त हो भी सकते हैं और नहीं भी। ई सिगरेट मेंथॉल आदि जैसे अलग अलग फ्लेवर वाली हो सकती है। इसमें पदार्थ को गर्म करने वाले, न कि जलाने वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम जैसे ई हुक्का और इस तरह के उपकरण शामिल हैं। हूच यानी अवैध रूप से निर्मित और प्राप्त जहरीली शराब। बिहार में जहरीली शराब यानी हूच पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अवैध शराब प्रचलित शराब से कैसे अलग है? दरअसल मादक पेय पदार्थों का मुख्य घटक एथिल अल्कोहल यानी इथेनॉल होना चाहिए, लेकिन हूच में आमतौर पर मिथाइल अल्कोहल यानी मेथनॉल होता है। मेथनॉल और इथेनॉल दोनों रंगहीन तरल पदार्थ हैं। दोनों का स्वाद और गंध भी लगभग समान ही होता है। मानव शरीर एथेनॉल और मेथनॉल दोनों को ऐसे यौगिकों में विखंडित कर देता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। शरीर 2 चरणों वाली प्रक्रिया में अल्कोहल का चयापचय करता है। इथेनॉल के मामले में चरण 1 में उत्पन्न हानिकारक उत्पाद चरण 2 में अहानिकारक उत्पादों में बदल जाता है। मेथनॉल के मामले में दोनों चरणों के उत्पाद अत्यधिक विषैले या फिर हानिकारक होते हैं। अब इसमें चरण 1 में क्या होता है कि एंजाइम द्वारा क्रिया होती है और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज होता है।
इथेनॉल एसीटल्डिहाइड में बदल जाता है, मेथनॉल फॉर्मल्डिहाइड में बदल जाता है। और इसका प्रभाव क्या होता है? एसिलटल्डिहाइड से सिरदर्द और उल्टी हो सकती है और इसके दीर्घकालिक प्रभाव से कैंसर भी हो सकता है। फॉर्मल्डिहाइड पेट को खराब करता है और इससे अल्सर तथा दस्त हो सकते हैं। वहीं अगर हम चरण 2 की बात करें तो एसिलटल्डिहाइड एसिटिक एसिड में बदल जाता है और फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में बदल जाता है, जिसका प्रभाव ये होता है कि एसिटिक एसिड का कम मात्रा में सेवन हानिकारक नहीं माना जाता है, जबकि फॉर्मिक एसिड से ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। शबेले नदी में अचानक आई बाढ़ की वजह से लगभग 2 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। सोमालिया की अवस्थिति की अगर हम बात करें तो अफ्रीकी महाद्वीप की मुख्य भूमि के सबसे पूर्व में स्थित है ये देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप का हिस्सा है। इसकी सीमाएं इथियोपिया, जिबूती, अदन की खाड़ी, केन्या और हिंद महासागर से लगती हैं। ये यमन के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। भूमध्य रेखा सोमालिया से होकर गुजरती है। सोमालिया का भूभाग अधिकतर समतल सवाना क्षेत्र है और अर्ध मरुस्थल तथा उत्तर में तरंगित पठार से पर्वतीय क्षेत्र तक है। सोमालिया की प्रमुख नदियां हैं शबेले और जुब्बा। यहाँ का उच्चतम बिंदु है माउंट शिम्बिरिस, जिसे माउंट सुरुद कैड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ ही यंग समाप्त होता है। विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।